हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, चैप्टर 1 में पार्ट्स किए गए हैं, इसको सेक्शन में बांटे गए हैं। जैसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस रीडिंग दिया हुआ है, फिर कंडक्टर इंसुलेटर दिया हुआ है। तो प्लान ये है कि सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इंट्रोडक्शन का अलग वीडियो, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस का अलग वीडियो। सिमिलरली जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, टोटल 15 पॉइंट्स हैं, तो टोटल 15 पार्ट्स में वीडियो बना करके पूरा चैप्टर को समझाया जाएगा। और प्लान तो ये भी है कि 4 दिन के अंदर इसको पूरा करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। आप ज़रा समझिएगा इसको। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में चैप्टर शब्द दिखाई दे रहा है, तो आइए पहले इस शब्द को निपटाते हैं। चैप्टर मतलब क्या होता है? ठीक, यहाँ पे समझिए। चैप्टर मतलब होता है वन ऑफ द पार्ट्स in which a book is divided। मीन्स बुक कई हिस्सों में बटी हुई है, कई पार्ट्स में बटी हुई है। ये जो बुक है, फिजिक्स की जो बुक है, ये कई पार्ट्स में बटी हुई है। क्लास 12 की फिजिक्स की बुक कई पार्ट्स में बटी हुई है। तो मतलब इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, कई पार्ट्स में बांटा गया है। उस हर पार्ट को हम चैप्टर कहते हैं। चैप्टर का यही मतलब होता है। चैप्टर की हिंदी होता है अध्याय। अध्याय का भी यही मतलब होता है कि किताब कई खंडों में बटी होती है। तो मतलब फिजिक्स है ना, तो हम लोग ऐसा था ना कि फिजिक्स को शुरू से लगा लास्ट तक नॉन स्टॉप पढ़ते जाते हैं। ठीक है, हमने क्लास 12 लेवल की जो फिजिक्स है उसको कुछ हिस्सों में बांटा हुआ है, और उसमें से हर एक हिस्से को हम चैप्टर कहते हैं। चैप्टर का एक नंबर होता है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है। इसका मतलब इस बुक का ये पहला हिस्सा है। और एक चैप्टर का टाइटल होता है। टाइटल से पता चलता है कि इस चैप्टर में, किताब के इस हिस्से में हम लगभग ये हिस्सा कितना मोटा होगा जब तक ये चैप्टर चलेगा। ठीक है, जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो ये इतना किताब का जो हिस्सा है, पार्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो किताब का पहला हिस्सा, पहला चैप्टर कहलाएगा। ठीक, चैप्टर मतलब आप समझ गए होंगे, वन ऑफ द पार्ट्स इनटू विच बुक इज डिवाइडेड। बुक कई पार्ट्स में बटी हुई है, इसलिए पार्ट्स लिखा हुआ है। उसके एक हिस्से को चैप्टर कहते हैं, फिर सेकंड हिस्से को सेकंड चैप्टर कहते हैं, थर्ड हिस्से को थर्ड चैप्टर कहते हैं। चैप्टर का टाइटल होता है, इस चैप्टर का टाइटल है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो जब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये इसको कहते हैं QR कोड। क्या कहते हैं इसको? QR कोड, सॉरी कोड, QR कोड, इसको कहते हैं QR कोड। QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब इसका क्या यूज है यहाँ पे? इस क्विक रिस्पॉन्स कोड क्या है? तो इसके बारे में सब कुछ स्टार्टिंग में ही समझा दिया है यहाँ पे कि आपको प्ले स्टोर से आपको QR कोड स्कैनर डाउनलोड करना पड़ेगा। क्वेश्चन, प्ले स्टोर से आपको QR कोड स्कैनर डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर इस QR कोड को स्कैन करेंगे, मतलब उसको पहले फोकस पे लाएंगे, फिर इसको अच्छे से क्लीन स्कैन करेंगे। फिर ऑटोमेटिक एक वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट में क्या दिया होगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोज़ NCERT ने बना रखे हैं वो हमें उनकी वेबसाइट पर डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपकी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक, और यहाँ पे कुछ नंबर भी लिखा हुआ है। फिर इस नंबर का क्या यूज़ है, तो वहाँ पे उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि जो लोग लैपटॉप से जो लोग मान लीजिए जो लैपटॉप से इसका वीडियो देखना चाहते हैं, इस किताब का वीडियो देखना चाहते हैं, तो लैपटॉप से कैसे स्कैन करेंगे? लैपटॉप से स्कैन करने के लिए थोड़ा जटिल सिस्टम हो जाएगा। तो इसलिए वो वहाँ पे दिए गए, वहाँ पे एक वेबसाइट दी हुई है। ठीक, इस वेबसाइट पे जाएंगे और ePathshala.nic.in पे जाएंगे। ठीक, वहाँ पे इनको जो है कि वो कोड डालना पड़ेगा, तो इस चैप्टर का वीडियो उनके सामने आएगा। लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा CH01। तो एक तरह से ये लिखा भी है कि चैप्टर 1 के लिए जो वीडियोस हैं वहाँ पे इस कोड के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो ये समझ में आ गया चैप्टर 1 क्यों लिखा है, ये QR कोड क्यों दिया हुआ है, इसका कोड क्यों दिया हुआ है, ये भी समझ में आ गया। समझते हैं क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होते हैं? तो पहले इलेक्ट्रिक चार्जेज समझने से पहले सिर्फ चार्ज समझते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज, तो चार्ज आपने कई बार सुना होगा। जैसे कि आपने सुना होगा जब ऑनलाइन सामान मंगाए जाते हैं तो वहाँ पे डिलीवरी चार्ज लिखा होता है कि इस सामान को मंगाने में आपको इतने रुपये डिलीवरी चार्ज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक डेली लाइफ में ये चार्ज चलता है। ठीक, फिर कुछ काम हम किसी से करवाते हैं तो उसका पूछते हैं ना कि कितना चार्ज लगेगा, कितना खर्च आएगा, ऐसा करके। फिर पुलिस वाले इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं लोग ना कि जैसे किसी को डराते धमकाते हैं, इतने चार्जेस लगा के आपको अंदर डालेंगे कि आप ज़िंदगी में बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक, फिर आपने सुना होगा कि इस
अब इस केस का चार्ज फला इंस्पेक्टर संभालेंगे, मतलब सारा उसका जिम्मेदारी उनको थमा दिया गया है, ऐसा करके। तो चार्ज बहुत जगह था, ठीक, लेकिन इसको बिजली वाले चार्ज से अलग करना था जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, उस चार्ज से, तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं उस चार्ज का हम सिर्फ चार्ज नहीं कहेंगे, हम उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया विद्युत संबंधी, और चार्ज का हिंदी हो गया आवेश। मतलब विद्युत से रिलेटेड जो चार्जेज होते हैं उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। इसका हिंदी हो गया विद्युत संबंधी आवेश, या फिर मतलब ये तो मतलब के लिए मैंने बताया, डायरेक्ट हिंदी निकालेंगे तो बस हो जाएगा विद्युत आवेश। इसकी डायरेक्ट हिंदी होती है बस विद्युत आवेश, लेकिन इसका अर्थ समझिए, कौन सा आवेश जो विद्युत से संबंधित है, वो वाला आवेश, ठीक। ये डिलीवरी वाला चार्ज नहीं, ठीक है। पुलिस वाले जो चार्ज का नाम लेते हैं, हम किसी काम करवाते हैं, वो वाला चार्ज नहीं। पुलिस जो कहते हैं कि आपको बहुत सारे चार्ज आप पे लगा देंगे, खून मर्डर का चार्ज लगा के अंदर डाल देंगे आपको। फिर जो कहते हैं कि ये केस फलाने के चार्ज में हैंड, मतलब इसका चार्ज फलाने आप देख ले लिए हैं। तो ये सब जो है कि उन सब से अलग करने के लिए फिजिक्स वाले चार्ज को, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी घर में आती है, कहीं भी हम इलेक्ट्रिसिटी जो देखते हैं, उस वाले चार्ज को बाकी लोग से अलग करने के लिए इसका नाम रखा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में कौन लोग आते हैं, तो आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि दुनिया की सभी चीज़ें एटम से बनी हैं, मतलब ढेर सारे एटम से मिलके बनी है, ये हम समझते हैं, ठीक। अब ये खुद एटम कैसे बना हुआ है, तो इसमें से किसी एक एटम को पकड़िए, तो एटम का न्यूक्लियस होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जिससे हम लिख रहे हैं इसका क्या नाम है, इसका नाम है पेन, PEN। तो इसमें से P यहाँ रहता है और N यहाँ रहता है। इसमें से PENE था, E यहाँ चक्कर लगा रहा है अलग अलग सर्कल्स में, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। समझने के लिए हम कह सकते हैं, ऐसे ही तो मकसद बना देते हैं ना जल्दीबाजी में, ठीक है। तो ये एक एटम जो है, एक एटम ऐसा होगा, और दुनिया की सारी चीज़ें एटम से बनी हुई हैं। एक एटम ऐसा होता है, यानी एक एटम 3 चीज़ से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें तो एटम है, ठीक। यानी एटम से भी छोटी चीज़ें होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन, थर्ड न्यूट्रॉन, ओके। जिसमें कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव किस्म का चार्ज होता है। प्रोटॉन, या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋण आवेश। नेगेटिव का हिंदी हो गया ऋण, चार्ज का हिंदी हो गया आवेश। हिंदी भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ऐसा कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा कहा जाता है। प्लस चार्ज नहीं कहा जाता है, उससे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। या ये समझिए, इलेक्ट्रॉन पे एक यूनिट, मतलब एक फिक्स यूनिट निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे उतना ही फिक्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का हिंदी हो जाएगा धनावेश। धन मतलब प्लस होता है, धनावेश कह सकते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, ये लोग होते हैं। तो अब इसमें देखिए कौन कौन चार्ज है। धरती पे पूरा ब्रह्मांड एटम से बना हुआ है, ब्रह्मांड की सारी चीज़ें एटम से बनी हुई हैं। तो और हर एक एटम जब तक इसके साथ कोई छेड़खानी न की गई हो तब तक वह न्यूट्रल होता है, बिकॉज जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जब दोनों की संख्या बराबर होती है तो उन पे ना तो नेगेटिव चार्ज का असर रह जाता है, ना पॉजिटिव चार्ज का असर रह जाता है, ठीक। यानी जब तक एटम का छेड़खानी ना हो तब तक वह न्यूट्रल रहता है, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना नेगेटिव चार्ज रहता है। लेकिन अगर हम इसको किसी माध्यम से इसके या तो इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या घटा बढ़ा दें या फिर प्रोटॉन की जनसंख्या घटा बढ़ा दें, तो इस पर जो इसकी टीम जीत रही होगी, मान लीजिए इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तब अभी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। जब इलेक्ट्रॉन जीतने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन वालों का चार्ज दिखेगा, यानी नेगेटिव चार्ज दिखेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं चले गए किसी तरीके से तो इलेक्ट्रॉन की टीम हार जाएगी, तो प्रोटॉन का चार्ज दिखाई देगा, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेज, तो वो इन्हीं दोनों की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रोटॉन है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज का सारा शुरुआत इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही होता है। यही लोग किसी चीज़ के ऊपर चार्ज के लिए जिम्मेदार होते हैं। और धरती पे और क्या चीज़ें बताइए, आप ही खुद सोचिए। एटम के अलावा और भी किसी चीज़ से कोई चीज़ बनी है क्या?
जब एटम के अलावा किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनी ही नहीं है, मतलब एटम के अलावा किसी और चीज़ से कोई भी चीज़ नहीं बनी है, सारी चीज़ें एटम से बनी हुई हैं, तो फिर दूसरा चार्ज करने का तरीका कहाँ से आ सकता है? ठीक है, नहीं समझे, सोचिए उसको, दूसरा कोई तरीका कहाँ से आ सकता है? दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं, एटम के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं धरती पर। आपने कोई चीज़ ऐसा देखा है कि जो एटम से नहीं बनी हो? नहीं, कुछ नहीं, चाहे सेब खाने वाला सेब हो या फिर मिट्टी हो या फिर कुछ भी हो, ठीक, सब कुछ तो एटम से बना हुआ है, ठीक। तो और एटम तो छेड़खानी नहीं होगा तो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। जब छेड़खानी होगा तब या तो उस पर इलेक्ट्रॉन वालों की टीम जीतेगी तो निगेटिवली चार्ज होगा, या प्रोटॉन वालों की टीम जीतेगी तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और छेड़खानी नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज अभी भी है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज अभी भी है, बट जब तक वो बराबर हैं तब तक वो एक दूसरे का असर को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और असर कैंसिल आउट रहेगा तो कोई टीम जीत नहीं रही है, इसलिए वो न्यूट्रल ही शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब आपको समझ आ गया इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस किसकी वजह से आते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। ये एटम न्यूट्रल है अभी, जब डिसबैलेंस होंगे इनकी संख्या बराबर नहीं रह जाएगी तो ये भी चार्ज हो जाएंगे। तो चार्ज होने के पीछे कारण कौन है? इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? 1 यूनिट। जैसे कि मास को 1 किलो से, मतलब मास की यूनिट 1 किलो मान लीजिए आप कहते हैं, जैसे कोई लंबाई नापनी होती है तो मुंह से तुरंत 1 मीटर निकलता है। खैर सॉरी, उसे छोड़िए, ये जानिए कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, जितना भी होता हो निगेटिव चार्ज होता है, थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो। प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी, लेकिन वो पॉजिटिव किस्म का चार्ज होता है। ठीक है, तो अभी हम पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको? आइए इलेक्ट्रॉन पे, आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज देखना था, आइए प्रोटॉन पे आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा। और इन लोग के मिक्सचर से बनी हुई उन चीज़ों को देखने को मिल जाएगा जिसमें इनका बैलेंस बराबर नहीं है, इनकी जनसंख्या दोनों की बराबर नहीं है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज देखने को मिल जाएगा। यानी स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ देखने को मिलेगा? सिर्फ 3 जगह है। इलेक्ट्रॉन पे आइए निगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा, प्रोटॉन पे आइए पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, और इनसे मिलकर बनी हुई कोई भी चीज़ के पास आइए जो दोनों के मिक्सचर से बनी हो, लेकिन उसमें से एक की टीम जीत रही हो और एक हार रही हो, तो वहाँ पे भी हमें चार्ज देखने को मिलेगा। जिसकी टीम जीत रही होगी उसी का चार्ज जैसा वो ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो और इसमें 8, 2 8 10 और 7, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो सोडियम एटम जो 11 नंबर पर होता है तो उसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 8 10 और 1 11। तो अगर यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक, लेकिन 17 का जो बराबर टीम था वो गड़बड़ हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, तो इसीलिए तो अब ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। 17 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। तो 17 प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन का असर तो हो जाएगा कैंसिल आउट, बट 1 इलेक्ट्रॉन का असर इस पर शो करेगा। ठीक, और यहाँ पे क्या था? 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अभी क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो यहाँ पे प्रोटॉन तो 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल 10 रह गए हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन की टीम जीत रही है। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन का असर कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल जो एक पॉइंट से जीत रहा है उसी का बस असर इस पर शो होगा। यानी आप समझ गए इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ 3 जगह देखने को मिलेगा। या तो केवल कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ में आ गया आपके हाथ में, चाहे कहीं भी आपने पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन को सेपरेटली तो हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। आपने कहीं प्रोटॉन को अकेले पकड़ लिया है, कहीं पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। या फिर आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट पा लिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जनसंख्या बराबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम को देख लीजिए बराबर नहीं है, तो लेकिन इसमें टीम जीत रही है प्रोटॉन की, तो इसलिए यह पॉजिटिव चार्ज वाला देखने को मिला यहाँ पे। और इसको देख लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे टीम जीत रही है इलेक्ट्रॉन की 1 पॉइंट से, इसलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज शो होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिखा है फील्ड्स, तो केवल फील्ड नहीं लिखा, इसको मिलाकर पढ़ना है। एक्चुअली लिखना था इसको इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो एंड लगा दिया, इसलिए इलेक्ट्रिक शब्द का एक ही बार इस्तेमाल किया है। तो इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि ये सारी चीज़ें किताब में अंदर डिटेल में पढ़नी है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक एक शब्द आप बिल्कुल अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ें। तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, काफ़ी जी स्टूडेंट्स, इसका हमें ज़रा भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि चुंबक होता है, तो अभी चुंबक ढूंढना पड़ेगा मुझे, इसलिए तब तक इस काम चलाइए। मान लीजिए चुंबक है, तो इस चुंबक के अगल बगल कोई भी छोटा मोटा लोहा का पीस होगा तो इससे क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है या फिर अट्रैक्शन फील करता है। तो यानी तो इसी तरह से आप डिफाइन करते थे मैग्नेटिक फील्ड, आप डिफाइन करते थे मैग्नेटिक फील्ड।
तो उसमें आप कहते थे कि मैग्नेट के चारों तरफ, मान लीजिए कि मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों तरफ का वो क्षेत्र, मान लीजिए मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ, इसके ऊपर भी, इसके नीचे भी, इसके दाएं बाएं चारों तरफ कोई भी अगर हम धागे में बांध करके एक सुई, जो हल्का सा लोहा, छोटा सा बहुत हल्का लोहा होता है, सुई अगर हम धागे में बांध के लाएं तो यहाँ लाएंगे तो भी अट्रैक्ट होगा, ऊपर से लाए तो भी अट्रैक्ट होगा, नीचे को तो भी आकर चिपक जाएगा, इधर से भी इधर से भी। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा दूरी पर रखे तो उसका अट्रैक्शन फील नहीं होगा। तो इसका अट्रैक्शन जहाँ तक फील हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके चारों तरफ जहाँ तक सुई पे इसका असर जा रहा है, या सुई से भी और हल्का हम लोहा ले लेंगे, तो जहाँ तक फील हो रहा है वो सारा क्षेत्र, इसके चारों तरफ का वो सारा क्षेत्र इसका मैग्नेटिक क्षेत्र कहलाएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन कौन से थे। तो एक इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसके चारों तरफ भी इसका असर देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। उस इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के चारों तरफ भी, प्रोटॉन में भी चार्ज होता है तो इसका एक असर देखने को मिलेगा। और जिस चीज़ में इसका इम्बैलेंस है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन घटबढ़ है, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि सोडियम प्लस, तो जब सोडियम था तो इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। मैग्नेट के चारों तरफ जो असर पैदा, जहाँ तक इसका असर जाता है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के जो चारों तरफ जहाँ तक इसका असर जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। लेकिन सोडियम में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, तो सोडियम के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है, लेकिन सोडियम प्लस के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है क्योंकि ये चार्ज है। उसी तरह से क्लोरीन पे कोई चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है, बट क्लोरीन माइनस जो था, जिस पे इलेक्ट्रॉन आ गया था एक्स्ट्रा, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो आपने देखा कि एटम तो हमेशा जो है कि मतलब सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, अभी इतना ही समझिए, ठीक है। अंदर हम जब चैप्टर्स के अंदर जाएंगे तो हमें पूरा डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अभी सेकेंड पार्ट में, इसके इंट्रोडक्शन को समझाते हुए वीडियो बनाएंगे हम। तब तक के लिए इसे मतलब इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। कुछ ना समझ में आया हल्का फुल्का, मतलब इतना ही आपको समझना था, ठीक है। आपने क्या समझा, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा बताइए, ठीक है। होमवर्क में इसको आपको व्हाट्सअप पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके समझाते हुए कि ये मैंने समझा, मुझे ये अच्छा लगा, ये मुझे समझ में आ गया, क्या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये सब कहते हुए आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए। हम सुनेंगे वॉइस रिकॉर्डिंग और हम समझेंगे कि आपने कितना समझा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।